हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। सदियों तक यह श्लोक सिर्फ किताबों और भाषणों की शोभा बढ़ाता रहा, लेकिन जब इसे संसद की दहलीज पर उतारने की बात आई तो मामला पूजा से बढ़कर पावर का हो गया। संसद का विशेष सत्र चल रहा है। तारीखें 16 से 18 मार्च के बीच की हैं और हवा में एक बड़ा सवाल तैर रहा है, क्या महिला आरक्षण के बहाने बीजेपी अपनी हिंदी बेल्ट में सीटों का इजाफा करने जा रही है? क्या 850 सीटों वाली नई लोकसभा में दक्षिण का दबदबा खत्म हो जाएगा? क्या महिला आरक्षण की आड़ में भारत का राजनीतिक नक्शा ही बदलने की तैयारी है? क्या नारी शक्ति को वंदन करने के बहाने हिंदी बेल्ट को सत्ता का परमानेंट केंद्र बनाया जा रहा है? आज इसी इलेक्टोरल इंजीनियरिंग का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। मोदी सरकार सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उस कानून में शर्त थी कि महिला आरक्षण नई जनगणना और फिर परिसीमन के बाद ही लागू होगा। नई जनगणना अभी शुरू ही हुई है, डेटा आने में करीब 2 साल लग सकते हैं, उसके बाद परिसीमन होगा। ऐसे में महिला आरक्षण 2034 चुनाव तक टल सकता था। मोदी सरकार इसे 2029 में ही लागू करना चाहती है, इसलिए विशेष सत्र में 3 नए विधेयक लाई है। कौन कौन से हैं ये 3 विधेयक? पहला है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, दूसरा है परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। सरकार इन विधेयकों के जरिए 3 बड़े काम करना चाहती है। पहला, लोकसभा की अधिकतम सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना, 815 राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। दूसरा, अभी तक सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर तय होती थी। इस संवैधानिक रोक को हटाकर एक लचीला फॉर्मूला लाना है, जिससे संसद में साधारण बहुमत से तय किया जा सके कि किस जनगणना का इस्तेमाल होगा। तीसरा, एक परिसीमन आयोग बनाना जो 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाएं खींचे और सीटें फिर से बांटें। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत, सबसे पहला सवाल यह है कि लोकसभा की सीटें 850 होने के बाद किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी? दरअसल दक्षिण के राज्यों ने परिवार नियोजन अपनाकर आबादी काबू में रखी, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है। इससे देश की पॉलिसी से जुड़े निर्णयों में इन राज्यों का दबदबा घट जाएगा। 1976 और 2001 में भी परिसीमन इसलिए टाला गया था क्योंकि उत्तर और दक्षिण की जनसंख्या में बड़ा अंतर था। आज भी यही चिंता है। गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2025 में कोयम्बटूर में कहा था कि दक्षिण के राज्यों की एक भी सीट समानुपातिक आधार पर नहीं घटेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 13 अप्रैल 2026 को कहा कि दक्षिण बेकार की चिंता कर रहा है, पूरे देश में सीटें समानुपातिक रूप से बढ़ेंगी। उनका मतलब था कि जैसे मौजूदा 543 सीटों की लोकसभा में तमिलनाडु के पास 39 सीटें यानी 7.18% हिस्सेदारी है, उसी तरह 850 सीटों की लोकसभा में भी 7.18% हिस्सेदारी यानी 61 सीटें होंगी। हालांकि सरकार जो नए विधेयक लाई है उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसकी गारंटी दे। वहीं अनुच्छेद 81(2) कहता है कि सीट जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा, न कि सभी राज्यों में बराबर प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया, यानी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के अनुपात से ही परिसीमन होगा। इसका मतलब है कि ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा सीटें और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम सीटें। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने से यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा फायदे में होंगे। ये सभी हिंदी बेल्ट के राज्य हैं जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सबसे ज्यादा घाटे में होंगे। इनमें शुरुआती 3 दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक कदम नहीं जमा सकी है। अगर बढ़ी हुई 850 सीटों को क्षेत्रवार देखें तो हिंदी हॉटलैंड राज्यों की हिस्सेदारी मौजूदा 38.1% से बढ़कर 43.1% हो जाएगी, यानी
5 परसेंटेज पॉइंट का फायदा होगा। वहीं दक्षिण राज्यों की हिस्सेदारी मौजूदा 24.3% से घटकर 20.7% हो जाएगी, यानी 3.6% पॉइंट का घाटा। हालांकि 16 अप्रैल को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि दक्षिण के राज्यों में सीटें कम नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 129 सांसद दक्षिण से आते हैं, ये बढ़कर 195 सीट हो जाएंगी। मतलब उनकी शक्ति कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। मैं भारत का गृह मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। शाह ने कहा कि वे खुद इसकी पूरी डिटेल सदन में अगले दिन देंगे, यानी कि आज वो सदन में समझाएंगे। इसके अलावा उन्होंने 850 सीटों का फॉर्मूला भी समझाया। मानिए कि 100 सीटें हैं जिसमें 33% आरक्षण देना है, तो इसमें 50 सीटें बढ़ाते हैं। इस हिसाब से 150 सीटें होती हैं। लोकसभा के मामले में ये 850 राउंड ऑफ फिगर है। अब जानिए कि इसका देश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए परिसीमन के बाद लोकसभा में 850 सीटें होंगी, यानी बहुमत का आंकड़ा 426 होगा। बीजेपी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर 2019 का प्रदर्शन दोहराती है तो 2019 में बीजेपी को कुल 303 सीटें मिली थी। इनमें 168 सीटें हिंदी भाषी राज्यों काउ बेल्ट से थीं, यानी 55% सीटें। मान लीजिए परिसीमन के बाद बीजेपी 2019 का ही प्रदर्शन दोहराती है तो उसे काउ बेल्ट में ही 299 सीटें मिलेंगी, यानी कि बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 70% सीटें बीजेपी इन 8 राज्यों से ही हासिल करेगी। बीजेपी ने 2019 में गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अगर वही प्रदर्शन बीजेपी परिसीमन के बाद भी दोहराती है तो गुजरात में 43, पश्चिम बंगाल में 27, कर्नाटक में 37 और महाराष्ट्र में 37 सीटें मिलेंगी। इस तरह बीजेपी इन 12 राज्यों से ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। बीजेपी के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वो ये है कि अगर 2024 का प्रदर्शन दोहराती है तो 2024 में बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली थीं। गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी। हालांकि बीजेपी की 240 में से 118 सीटें हिंदी भाषी राज्यों यानी कि काउ बेल्ट से थीं, यानी करीब 49% सीटें। मान लीजिए परिसीमन के बाद बीजेपी 2024 का ही प्रदर्शन दोहराती है तो उसे काउ बेल्ट में 210 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 50% सीटें बीजेपी इन 8 राज्यों में हासिल कर लेगी। तो भाई साहब कुल जमा बात यह है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का मंत्र पढ़ना और उसे संसद के कानून में उतारना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार इसे नारी शक्ति का उदय कह रही है और विपक्ष इसे सियासी इंजीनियरिंग का नया अध्याय कह रही है। विपक्ष कह रहा है कि नारी शक्ति के आड़ में ये लेकर के आया है और बैकडोर से परिसीमन डेलिमिटेशन पास कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 850 सीटों वाली ये नई संसद वाकई विविधता का सम्मान करेगी या फिर ये सिर्फ सिरों की गिनती का एक ऐसा खेल बनकर रह जाएगा जहां दक्षिण के सलीके पर उत्तर की संख्या बढ़ जाएगी। अमित शाह आज यानी 17 अप्रैल को सदन में जब इस पे विस्तार से बोलेंगे तब शायद कुछ और परतें खुलेंगी। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।